32 लाख की गाड़ी ली है। ये देखिए, मुझे ऐसे करके इस गाड़ी को बंद करना ये बताओ, मतलब 2026 में भी इंसान 32 लाख रुपए खर्च करके इसको गेट को ऐसे पटकेगा तो वो आपकी गाड़ी को चार्ज करने के पॉसिबल नहीं, फुल करने में लगता 30 घंटे लगेंगे चार्ज करने में। भाई सीखो टाटा से, सियारा में उन्होंने 15-17 लाख रुपए के अंदर आपको भाई 4x4 आई थिंक 20 के आसपास जाएगा वाला है। वेरिएंट वो वाला वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं भाई ऑटो गुरुजी। और आज हमारे पास वो गाड़ी है महिंद्रा की भाई जो हार्डली डिमांडेड है, यानी कि जब रेंज की बात आती है ना भाई खासकर, तो लोग उसी पे जाना फटफट करते हैं। हमारे पास है महिंद्रा की 9X और ये टॉप एंड वेरिएंट हो जाता है भाई। सबसे बड़ी बात कि ये अगर प्राइस रेंज की बात करें तो भाई थोड़ा सा अपर जरूर जाते हैं, लेकिन सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज इसी के अंदर आपको मिलती है, सबसे ज़्यादा रेंज आपको मिलती है इसमें। और आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, आज इसके बारे में बताएंगे इसके ओनर, इसकी सच्चाई है कि एक्चुअल में। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मिस्टर रजा को। कैसे हो रजा भाई? मैं ठीक भाई, आप बताइए। बढ़िया भाई बढ़िया। सो ही इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस कार और प्रॉबरली इन्हीं से पूछता है वो सारे क्वेश्चन जो भाई हमारे मन में बहुत दिन से थे और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास कि भैया इसकी रेंज क्या हो जाती है, कितने की आती है और कितना चार्जिंग टाइम लेती है। वो बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो एक ईवी ओनर के, यानी कि एक ईवी ओनर बनने से पहले जो लोगों के मन में रहते थे। तो चलते हैं भाई और चलते चलते करते हैं इसका राइडिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। आ जाओ फटाफट से। सो भाई आपको देखने के बाद मतलब अंदर बैठ के लगता है सच में एक गार्डन, एक 5 स्टार होटल के अंदर बैठते हैं, वो फील जरूर आती है। ये वीर भी यही अभी बोल रहा था मुझसे। सो प्रोबेबली 3 स्क्रीन आपको मिल जाती है, तीनों के फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। अभी जो दिखाया गया था जब हम उसमें थे क्रिएटर इवेंट्स में, तो भाई यहाँ पे बच्चों को गेमिंग खिला के दिखाते हैं बेसिकली। इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी फंक्शन मिल जाते हैं और इट्स ऑल अबाउट ओडोमीटर के सभी फंक्शन आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग पे यहाँ पे आपको वो ईवी वाला लोग आपको देखने को मिल जाते हैं और सभी कंट्रोल ऑलमोस्ट एडास वगैरह के ऑल द रिक्वायर्ड फीचर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर साइड की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन के साथ में आ जाते हैं। ये देखिए आर्मरेस्ट बड़ा ही जो सेंटर कंसोल है ना वो बड़ा चौड़ा सा मिल जाता है यार, बढ़िया वाला। ये देखो ऑटो होल्ड, पार्किंग, RNG और बेसिकली यहाँ पर आप ज़रूरत के सामान रख सकते हैं बेसिक कुछ, वैसे बंद भी हो जाता है प्रोबेबली कुछ इस तरह का। तो ये है। और भाई रूफ़ की बात करें तो भाई पैनामिक सनरूफ इसमें आपको देखने को मिल ही जाता है, पूरी बड़ी सी वाइड सी सनरूफ आपको मिलती है। विशेष मतलब टाइम के साथ साथ मुझे क्या लगता है कि यार ये नीडफुल हो जाता है, बड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फीचर भी ज़रूरी है आज की डेट में। अगर बात करें पीछे की तरफ इतना बड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है, देखो भाई कैसे आराम से बैठे हुए बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। तो भाई चलते हैं फटाफट से और चलते चलते करते इसको हम राइड। ये लगे इसका प्रोबेबली ड्राइव मोड। और यार ये ईवी का ये तो है भाई, मतलब इंजन बिल्कुल साइलेंट रहता है ना, पता ही नहीं लगता कि स्टार्ट हुआ। अगर ये सोचो अगर रजा भाई अगर उसमें होती है अपना मतलब उस वाले सेगमेंट में जैसे आती है ना 30-32 लाख में क्या आ रहा है बेसिकली कि भाई वो आ रहा है कि फिर वो 2200 सीसी इंजन कम से कम आता है, कम से कम 7XO में भी जो इंजन आ रहा है डीजल का और पेट्रोल का, वो भी इसी कैपेसिटी का आ रहा है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि यार मतलब वो होता तो मजा, मतलब साउंड का जो होता है भाई वो असल में हाँ, मतलब ये देखिए ज़्यादातर तो मेरा ओपिनियन ये है कि गाड़ी को मैं गाड़ी की तरह ट्रीट करता हूँ। इतना ज़्यादा मतलब उसमें है नहीं, ये डेली मुझे अप एंड डाउन के लिए चाहिए थी, तो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। मुझे एज सच उसका है नहीं कि मुझे गाड़ी में आवाज़ आए और ये हो। और ज़्यादातर वो भी इंस्टाग्राम का देख करके लोगों को ज़्यादा वो होता है कि हमें गाड़ी में आवाज़ चाहिए। अच्छा, ये आपकी रनिंग वैसे है कितनी डेली की? डेली की रनिंग ज़्यादा नहीं है, आप ये लगा लीजिए हार्डली 50-54 किलोमीटर्स बस। अच्छा, डेली का? जी। ओके, अभी कितना टाइम हो चुका आपको गाड़ी लिए? लगभग 3 से 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने। तो इसमें सर्विस वगैरह हो चुकी है इसकी पहली दूसरी? फर्स्ट सर्विस अभी हुई थी 1000 किलोमीटर पे। अच्छा। और अभी उसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल्ड है 10,000 किलोमीटर्स पे। भाई जो नॉर्मली आइस का होता है ना जी, आइस इंजन का होता है, राइट। तो उसमें कुछ क्या सर्विस कॉस्ट आया था आपका? अभी तो फर्स्ट सर्विस पे बिल्कुल 0 रुपीज़ थे। हाँ। और आने वाली सर्विसेज पे भी मोस्ट लाइकली ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सच उन्होंने कुछ किया नहीं था, जनरल इंस्पेक्शन था और कुछ भी नहीं था उसमें। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स चेक करे और सब कुछ, बैटरी नीचे से पूरी चेक करी कि कहीं से डैमेज ना हो। अच्छा। और टायर्स की कंडीशन वगैरह। तो फिर आपने ये कितने की पड़ी थी वैसे आपको ये? वैसे ये ऑन रोड 32 समथिंग की आ रही है और प्लस में मैंने इसका 11 किलोवाट का चार्जर भी लिया है। वो अलग से एड ऑन में था? जी, वो एड ऑन। अच्छा, उसका कितना दिया आपने? वो 75,000 का चार्जर है। 75,000 रुपए का? जी। वैसे नॉर्मली कितना आता है इसके साथ, तो कितने किलोवाट मारा है वो? इसके साथ में 3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर आता है। 3 किलोवाट का पोर्टेबल, वो कितना टाइम लगाता है 3 किलोवाट वाला वो चार्ज होने में? आप 79 को अगर आप 3 से डिवाइड कर लीजिए भाई, वो आप मतलब लगभग अगर आप 0 से भी स्टार्ट करें, हाँ, तो वो आपकी गाड़ी को चार्ज करने के पॉसिबल नहीं है।
लगभग आप 30 घंटे लगा लीजिए उसको फुल करने में लग जाएंगे। 30 घंटे लगेंगे चार्ज करने जी, में? बिल्कुल। अच्छा, मतलब सीधा कैलकुलेशन ये है कि भाई जितने किलोवाट की बैटरी और जितना वो चार्जिंग कैपेसिटी हाँ, चार्जर की, जी, राइट, जी, उससे जी। डिवाइड करके उससे वो डिवाइड एक्चुअल आ करके आप जाता है पता लगा सकते हैं जी। 20 या 60। हाँ यार, वही 20 से ऊपर जाएगा वो तो, है ना? जी। ओके, तो अभी आपने 11 वाला लिया है, हाँ, अभी 11 तो किलोवाट है। 11 से कितना टाइम लग रहा है आपको अभी चार्ज होने में? ऑलमोस्ट ऐसा है ना, देखिए आप अगर फ़ोन्स का भी आप हिसाब लें तो आप बिल्कुल स्विच ऑफ होने के बाद में फ़ोन नहीं लगाते हैं चार्ज पे, कुछ रिमेनिंग रहती है उसमें बैटरी परसेंटेज, तो यूजुअली मैं 30 या 40 पे चार्ज पे लगा देता हूँ, तो मुझे 5 से 6 घंटा लगता है इसको चार्ज करने में फुल 100%। 5 से 6 घंटे में घर वाले चार्जर पे? जी, एसी चार्जिंग। अच्छा, उसका आपने अलग से मीटर लगवा रखा होगा, सब मीटर? मैंने उसका सब मीटर नहीं लगवाया, उसका घर से ही कनेक्शन है। अच्छा, तो उसमें तो फिर हम कैसे ऑडिट कर सकते हैं कि कितनी यूनिट ले रहा है वो, मतलब? उसके जो है वो असल में स्मार्ट है चार्जर, तो उसमें जो है एनर्जी डिस्पेंस जो है वो उसमें बताता है, ऐप में ही बता देता है कि इस मंथली यूजेज कितना रहा है हमारा। तो लगभग कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है महीने की, जो आप 50, मतलब मोटा मोटा बात करें तो भाई 1500 किलोमीटर बैटरी जाके महीने की, है ना? जी। कितना बन जाता है लगभग जाके? आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर देखें तो यहाँ पे गाज़ियाबाद में अभी 6 रुपये किलो वॉट के हिसाब से है यहाँ पे रेट, और प्लस में अगर आप अदर चार्जेस भी जोड़ लें उसके, कि जो किलोवाट का लोड का जो चार्जेस हैं वो, और क्या नाम है जीएसटी वगैरह सब बिल में जो फाइनल बिल में आता है, तो वो लगभग मुझे 9 रुपये पर उसके हिसाब से पड़ता है। 9 रुपये पर यूनिट? हाँ, तो लगभग मेरी गाड़ी अंडर 800 फुल चार्ज हो जाती है। ओके। और मुझे महीने में आप ये लगा लीजिए 4 से 5 बार चार्ज करनी पड़ती है, मतलब हफ्ते में एक बार चार्ज कर लेता हूँ तो मेरा काम बन जाता है उससे। 9 चौक 36, तो वही 3500 4000 का खर्चा आ रहा है आपके महीने का चलाने का इसको। हाँ, अभी देखो भाई, ऐसे रास्ते में इसको चला रहे, थोड़े रोड ऐसे ही हैं। सस्पेंशन मुझे इसका बड़ा स्मूथ लगा, मतलब अंदर वो फील ही नहीं हो रहा सीरियसली कि इस तरह गड्ढों पे हम चल रहे हैं। रेदर देन अगर हम बाकी गाड़ियों में बैठते उसमें देखते तो भाई पूरी गाड़ी ऐसे उछलती है, वो थोड़ा सा महसूस ज़रूर होता है, लेकिन इसमें सस्पेंशन बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट। और इधर आप भाई ड्राइवर सीट पे बैठो, को ड्राइवर बैठो, या फिर आप पीछे रियर पैसेंजर सीट पे बैठो, विच इज़ मोर कंफर्टेबल। इस बजट में बढ़िया ऑप्शन है अभी तक तो, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी लगभग इसको मैं 2 से 3 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो भाई आपने ये जो है, इसको आपने कोई और सी गाड़ी नहीं देखी थी रजा भाई जब ये ली थी? उस समय काफ़ी मतलब था कि एक मतलब वो तो रहता ही है एक नॉर्मल कन्फ्यूजन कि नॉर्मल एक आइस व्हीकल ही ले ली जाए, तो उस समय था कि इसी सेगमेंट में लेनी है गाड़ी, क्योंकि एक्सयूवी काफ़ी पसंद है, इसका बॉडी शेप वगैरह। तो 7XO का प्लान हुआ था, लेकिन फिर इवेंचुअली ऐसा हुआ कि हमने ईवी का प्लान किया, तो उसमें इसका बॉडी शेप भी अच्छा था, वही एक्सयूवी का जो फैमिली वाला लुक है वही था, प्लस में एक कार जैसा लुक था। बाकी इनके जो अदर व्हीकल्स आ रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, एंग्लो प्लेटफॉर्म पे, जो कि BE6 और वो XEV9 ही है, तो उनका थोड़ा सा मुझे कार का शेप वैसा उतना खास पसंद नहीं है गाड़ी वो भी बहुत अच्छी है। इट सीम्स लाइक जब बच्चों खिलौने होते हैं, हाँ, थोड़ी सी वो स्पेसशिप टाइप लुक देने की कोशिश करी है, कुछ अलग करने की कोशिश करी थी। इसका थोड़ा कार का गाड़ी जैसा ही लुक है, मतलब जैसा एक होता है अगर आप। ओके, सो यार ये देखो, बेसिकली जैसे हम इंडिकेटर देते हैं, सो आई वुड लाइक टू शो यू भाई, पूरा आपका साइड मिरर के साथ में यहाँ पे ये वाला कैमरा इसका ऑन हो जाता है, तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है कि भाई आपको साइड दिखने के लिए। जैसे ये देखो, अभी यहाँ पे डिवाइडर अगर मैं यहाँ से देखूँ, या तो मैं यहाँ पे देखूंगा वैसे नॉर्मली, बट यहीं पे मुझे दिख रहा है गाड़ी कितनी बच रही है, खासकर यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे से, खैर जितने भी अब ये आ रहे हैं ईवी, उन सभी में फीचर की तो भाई इतनी कंपनी भरमार करते जा रही, क्या ही मैं आपको बताऊँ। मतलब खैर इंजन तो हटा ही दिया, अब तो इनमें वही बचा है कि भाई मोटर और आपका बैटरी, लेकिन फीचर दवा के दे रही है कंपनी खुल के। मतलब लग रहा है कंपनी भाई कंपटीशन लगा हुआ है आपस में कि भाई कौन कितने ज़्यादा फीचर दे। क्यों रजा भाई, आपको लगता है ऐसा? जी हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है अपने आप में, क्योंकि compete करना है काफ़ी चाइनीज़ ब्रांड से। और भी यहाँ पे आएंगे BYD और जिटोर टाइप के, जिनमें ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं, तो उनको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उस मार्केट के हिसाब से। तो और यार ये मैं आपको बताऊं रजा भाई, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, प्रोबरली कि महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है ईवी के अंदर, सीरियसली। बिल्कुल, अपनी इंडियन कंपनी है, और इंडियन होने के बावजूद मतलब जितनी ये अपने फॉरेन कंट्री हो गई, या फिर खासकर BYD जिसका भी हम बात कर रहे थे जी, इनको अच्छा बीट कर रही है सीरियसली। हाँ, अब तो प्राइस रेंज में देख लो आप। हाँ, बिल्कुल। BYD क्या आता है 30-32 लाख रुपए में? BYD का आपको एक ही ऑप्शन मिलता है मेरे ख्याल से, जो MPV आती है, जो कैब में चलती है, वो कैब में चल रही है। उसका मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मेरे ख्याल में
उनकी भी सेवन सीटर सेवन करके, हाँ 7 सीटर है वो गाड़ी। तो वो ही एक ऑप्शन है उसमें जो आपको अफोर्डेबल रेंज में आता है। वो भी इतना कुछ उसमें खास मुझे बैठ करके नहीं लगा था, ऐसा प्रीमियम फील नहीं आई थी जैसा Perfect. इसमें आता है। और भाई दूसरे थोड़ा सा ये हो जाता है यार, एक चीज मैं आपको बताऊं ना कि फिर उनकी एक वो आ रही है वो सीडान, खैर वो सीडान हाँ, पे जाने वो का तो- सेंस नहीं 50 लाख रुपए में जी, जी। ईवी के ऊपर। हाँ। जब अपना इंडियन कंपनी ट्रस्टेबल है थोड़ा सा। जी। अच्छा दूसरी बात ये, मैंने यार बहुत सारे वीडियोस देखी इसके रिगार्डिंग कि भाई इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या आता है महिंद्रा की ईवी गाड़ियों में कि भाई इनके सेंसर और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत जल्दी उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, शिकायत है। तो देखिए- आपको मतलब लगा कभी ऐसा मन में वो डाउट नहीं रहा कि यार ये दिक्कत आएगी तो फिर परेशानी इससे रहेगी? पहले मैं महिंद्रा की मराजो यूज करता था, काफी कम बिकी है वो गाड़ी। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, ही मतलब इतनी ज्यादा हाइप में नहीं थी वो कार। हाँ, तो उसमें भी मैंने महिंद्रा वो चलाई, मैंने उसको लगभग 1,30,000 किलोमीटर चलाया है। तो उसमें भी सेंसर का इशू आया ही था, मतलब एक आध सेंसर उसमें खराब हुए थे। ओवर स्पीड का था, मतलब उसमें स्पीडिंग का था सेंसर, वो खराब हुआ था। तो मतलब ये तो एक नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि टाटा और महिंद्रा का भी मतलब थोड़ा सा तो है इसमें डाइसी, उनके थोड़े से सेंसर्स हैं। बट एज सच मुझे इतना बड़ा इशू अभी तक तो नहीं फेस हुआ है, और ना हो तो अच्छा है। बाकी Perfect. नई गाड़ी है, अभी इनका नया ट्रायल है ईवी, कुछ भी मतलब ये तो अभी एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ही है गाड़ी। राइट। तो उसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। ओके, तो भाई ये फैमिली में कौन कौन राइड करता है, मतलब कौन चलाता है गाड़ी को ज्यादा? मैं और मेरे पापा ही चलाते डैडी हैं चलाते हैं। जी। और कौन सी सेकंड गाड़ी कौन सी आपके पास? मेरे पास में वही इससे पुरानी महिंद्रा मराजो जो है वही। अच्छा अभी भी है वो आपके पास? हाँ अभी भी मेरे पास में है। परफेक्ट यार, डीजल होगी वो तो है ना? वो डीजल में आती थी खाली। सबसे जरूरी बात राजा भाई यार ये बताओ मुझे आप कि इसे कहाँ ले गए हो आप, बाहर ले गए हो कभी से? हाँ मैं अभी श्रीनगर लेके गया था इसको। अच्छा श्रीनगर? श्रीनगर लेके कितना गया। किलोमीटर पड़ रहा है एक साइड से? वो लगभग ऐसी ही है, 900,000 किलोमीटर पड़ता है वन साइड। चार्जिंग पॉइंट प्रॉपर थे? चार्जिंग पॉइंट्स थे, प्रॉपर का मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की ज़रूरत है। और बाकी एज सच कोई बहुत मुझे दिक्कत नहीं आई कि हाँ अब मुझे डर लग रहा हो कि मेरी गाड़ी बंद पड़ जाएगी, ये चार्जर नहीं काम कर रहा, तो इससे आगे हाँ काम कर रहा है। जाते में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन आते में पता नहीं क्या हुआ, सारे चार्जर्स बहुत अच्छे मिले। एक मुझे जम्मू में चार्जर मिला मर्सिडीज के शोरूम पे। ऑफ कोर्स उसका टैरिफ थोड़ा सा ज्यादा था, उसका मुझे 35 रुपीज पर किलोवाट पड़ा। तो वो मुझे थोड़ा महंगा पड़ा। लेकिन आप ये लगा लीजिए वो 180 किलोवाट का चार्जर था और काफी एफिशिएंटली उसने मेरी गाड़ी को चार्ज कर लिया था। विद इन 30 to 35 मिनट्स उसने गाड़ी को चार्ज कर दिया था फुल। और उसके बाद में फिर मैंने गाड़ी को सीधे चार्ज किया था आपका कुरुक्षेत्र में भी एक अच्छा चार्जर था स्टैटिक का, जो कि 240 किलोवाट का था। तो वहाँ भी काफी अच्छी स्पीड पे मेरी गाड़ी चार्ज। तो ये रजा भाई जैसे आप जाते हो तो पहले ये सब सर्च करके जाते हो क्या कि कहाँ कहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है? ऐप्स पे मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं और कितने किलोमीटर। महिंद्रा वालों ने दे रखा वो ऐप आपको, राइट? महिंद्रा का भी ऐप है और भी काफी ऐप्स हैं जो मतलब जिनके चार्जर्स हैं, तो उसके उस पे दिख जाता है। तो ये ओवरऑल कितना कॉस्ट पड़ा था जब आप श्रीनगर वाली ट्रिप पे गए थे उसमें आपको? मुझे लगभग 7,000-7,500 रुपए लग गए थे। अरे वाह यार, अगर भाई वैसे जाते तो मोटा मोटा 30-35 का डीजल कम से कम आराम से लग जाता। मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। नॉर्मल एक 15 सीसी की आप गाड़ी लेकर जाते हैं ना डीजल, खासकर हमारे साथ में एक और गाड़ी गई थी डीजल की, स्कॉर्पियन भी गई थी। अच्छा, तो उसमें भी डीजल का कॉस्ट आया था, इससे ऊपर ही आया था। यार रजा भाई एक बात और बताओ, ये इसमें रीजनरेशन फीचर मतलब एग्जैक्टली वो काम करता है सच में? हाँ, ये कंपनी ने ऐसी हवा बना रखा है उसका? नहीं रीजन काफी एक अच्छा फीचर है, यूजफुल फीचर है बल्कि। हाँ। अगर आप रीजन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए, हाँ। तो आप इसको ईवी को काफी एफिशिएंटली चला सकते हैं। लाइक अगर आप हिल्स पे ट्रैवल करें, हाँ, और डाउन हिल आते समय आप रीजन का लेवल चेंज करके लेवल 3 पे कर दें, तो गाड़ी खुद से ब्रेकिंग लेती है, क्योंकि हिल्स पे बार बार ब्रेकिंग होती ही है। तो अगर आप रीजन लेवल को 3 पे या उसको ऑटो ब्रेकिंग पे सेट करेंगे, तो गाड़ी खुद से काफ़ी बार पावर जनरेट करती है। कई बार ऐसा हुआ था कि मेरी कार 78-76% चली गई थी, फिर रीजन करते करते वो 80-82% खुद से चार्ज हो जाती थी। और तो इस पे हाँ जी, और इसने रीजन के साथ पे मुझे डाउन हिल में जो है इसने 11.2 की मुझे वो दी थी माइलेज, 11.2 किलोमीटर पर किलोवाट की। रीजन करती बार जी। वैसे रेंज कितनी जाती है इसकी एग्जैक्टली? आपने कभी देखा कि भाई एग्जैक्टली कितना क्लेम कर रही है? क्लेम रेंज देखिए इसकी 680 है, लेकिन 680 वो पता नहीं किन कंडीशंस में थी,
क्योंकि अगर आप इसका डेफिनेटली एसी ऑफ कर देंगे तो रेंज बढ़ती है, मगर आप इसकी रेंज आराम से, अगर आप थोड़ा हैवी मतलब आप सामान रख करके लोगों को बैठा करके जाएं तो इजीली आप अगर जैसे नॉर्मल एक गाड़ी का चलाते हैं हैवी पंजा रख करके, तो आप इजीली 470 की रेंज निकाल सकते हैं। और थोड़ा आप लाइटली उसकी तरफ निकालें कि थोड़ा रेंज निकालनी है तो आप 500 से 510 520 किलोमीटर आराम से निकाल सकते हैं। ओके। अब यार ये देखो कैमरे की क्वालिटी सीरियसली कितनी अच्छी दी है, मतलब क्लियर विजुअल दिख रहा है। ये पीछे अंकल जी आ रहे हैं, मैं आपको दिखा थोड़ा सा पास जाके, और ये साथ में एक भाई आ रहे हैं, उसके पीछे एक भाई आ रहे हैं, और ये प्रॉपर आपको पार्क असिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे भाई ये दिखा रहा है कि इस इधर कितना स्पेस आपका बचा और इधर कितना। अब देखो जैसे भाई छोड़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये देखो भाई खुद ही आपकी गाड़ी पार्क की तरफ जाने लगती है। और इसमें सबसे बड़ा काम का फीचर भाई ये आ जाता है कि इसमें आ जाता है ऑटो कार पार्किंग का फीचर, मतलब जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है पार्किंग वार्किंग लगाने में, तो भाई आप आराम से पार्किंग लगा सकते हैं। अच्छा भाई ये बताओ मुझे, जैसे गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है, इधर जो खाली जगह पड़ी है ना, जी जी। तो कैसे करना, क्या करना मुझे? यहाँ पे पार्किंग मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ग्रिड्स नहीं बनी हुई है और यहाँ पे आपको मैनुअल ही पार्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये रास्ता भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, आपकी गाड़ी कहीं लग जाए, इसलिए प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे आपको मैनुअल ही पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी। ओके, तो वो कब काम करता है वो जो ऑटो पार्क वाला है? किसी मॉल में जाएं या फिर आप अपने ऑफिस की पार्किंग्स में जाएं तो फिर वहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर ग्रिड्स हो पार्किंग की, अच्छा, वहाँ पे ही इजीली काम कर जाएगा। ट्राई कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल। बताओ क्या करना है ऑटो पार्क के लिए? वो वाला जो पी का बटन आ रहा है ना, ये हाँ दोनों में से किसी को दबा दो। टच होगा ना? हाँ दबाओ। दबाना भाई। अभी क्या करना है? अभी इसमें पार्किंग का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर जाना है। करना पार्किंग, हो जाएगा पार्किंग। अभी ये सराउंडिंग्स चेक कर रहा है। ओके। और सीट बेल्ट आपको पहनी होनी चाहिए, दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर। अच्छा भाई आपको मतलब 32 लाख रुपए देने के बाद इसमें जो कुछ ऐसे 4 या 5 पॉइंट आप मुझे बता दो मोटा मोटा, जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो। यार मुझे सबसे अच्छी चीज़ की ये लगती है बेसिकली। देखिए, एक तो 32 लाख रुपए देने के बाद में आपको इसमें गाड़ी में बैठ के पता लगता है कि आपने इतना अमाउंट पे किया है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, बहुत ही मिनिमलिस्ट है, काफ़ी क्लीन इंटीरियर है। 3 डिस्प्लेस काफ़ी वेल प्लेस्ड हैं। एक वायरलेस चार्जर है जो कि आप मतलब चाहो तो क्लोज कर सकते हो, तो बहुत ही एकदम सीमलेस सा इंटीरियर है। जिसके साथ में यहाँ पे इसको मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हुए हारमन कार्डन के स्पीकर्स हैं और ये आपका सॉफ्ट टच में ये लेदर है यहाँ पे। तो काफ़ी एक अच्छा मतलब डिसेंट सा इंटीरियर है जो कि काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और प्लस में आप इसको बाहर से भी देखेंगे तो काफ़ी एक लग्जरी कार जैसी लगती है। इसके कंपटीशन में आपकी हैरियर ईवी भी आती है, नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, क्वाड व्हील ड्राइव में आ रही है। नहीं हाँ, वो इससे मुझे तो थोड़ी बहुत बेटर लगती है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली बेटर होगा। लेकिन अगर उसका इंटीरियर देखेंगे तो उसमें खाली एक बीच में डिस्प्ले आती है और यहाँ पे सेंटर कंसोल आता है। सो रजा भाई उसके अलावा और आपको क्या पॉजिटिव लगा इसमें, मतलब जो बढ़िया दिया सीरियसली कंपनी ने काम करके? असल में जैसे आपने इतना हैवी अमाउंट पे करने के बाद में एक क्लीन इंटीरियर और 3 अच्छी डिस्प्लेज दी हैं और काफ़ी एडजस्टेबल फीचर्स हैं, जैसे कि आप अभी अपनी सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर रहे हैं। और यार ये मैंने देखा था कि भाई लोग इस पर कह रहे हैं कि इसके सस्पेंशन एडजस्टेबल हो सकता है, आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो पैक 3 और पैक 3 अबव है इसमें इन्होंने प्रमोट किया है इस चीज़ को, क्या कहे, इंटेलिजेंट एडेप्टिव सस्पेंशन। तो उसमें आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली जो जैसा आप सस्पेंशन की स्टिफनेस को चाह रहे हो, थोड़ा आप सॉफ्टर साइड पे चाह रहे हो सस्पेंशन, या फिर थोड़ा स्टिफ हो या बीच का मॉडरेट लेवल हो, तो वो आप चेंज कर सकते हो। वो भी उसका ऑप्शन इन्होंने यहाँ से दिया है, कस्टम मोड में जाके आप सस्पेंशंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेस का ऑप्शन है, एवरीडे का ऑप्शन है और रेंज का ऑप्शन है। रेंज मोड में काफ़ी एक स्टिफ साइड पे चला जाता है सस्पेंशन, जो कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है। और अगर आपके पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं और आप अच्छी खासी स्पीड में हैं, 80 to 100 की स्पीड पे हैं और हाईवेज पे कोई ऐसे जर्क आता है तो पीछे पैसेंजर्स को एक फील होता है झटका, तो वो वो रेंज मोड की एक ड्रॉबैक है। तो इसलिए इस चीज़ में काम आता है ये आपका कस्टम मोड, जिसमें आप सस्पेंशंस को चेंज करके स्पोर्ट्स पे कर सकते हैं या रेस मोड जो इनका है उस पे कर सकते हैं, तो ताकि थोड़े से सस्पेंशन स्टिफ हो जाएं और गाड़ी एक बैलेंस में चले। सो भाई पॉजिटिव बातें तो बहुत सारी हो गई, अब आ जाते हैं कुछ इसकी निगेटिव बातों पे। और भाई निगेटिव जानने के बाद आप सीरियसली शॉक हो जाओगे, इतनी बड़ी गाड़ी, यानी कि भाई 32-33 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कोई इंसान इतने निगेटिव
झेल सकता है क्या सीरियसली? यार मैंने ना रजा भाई ये सुना था इसके टायर के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है, वो ईवी गाड़ियों में, नॉट हाँ, स्पेसिफिक दिस वन, ईवी गाड़ियों में सच में है क्या वो बात है? ईवी गाड़ियों में आजकल आपने थोड़ी सी बाहर की नॉइजेस कम करने के लिए इसमें फोम पैडेड टायर्स आ रहे हैं, हाँ। जो कि थोड़ा जल्दी वियर हो रहे हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल टायर्स के अकॉर्डिंगली। तो ये ज़्यादा इशू हैरियर ईवी में हाईलाइट हुआ था, क्योंकि हैरियर ईवी क्वाड व्हील ड्राइव है, उसके चारों व्हील्स में पावर जाती है, इसी वजह से उसके जो है टायर्स जल्दी वियर आउट भी हो जाते हैं। ये 4x2 है, तो इसमें मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जितना हमने देखा भी है केयर के अकॉर्डिंगली, कि आप अगर टायर्स को रिप्लेस कर दें आगे पीछे करके, कि पीछे के टायर्स आगे लगा दें और आगे के पीछे, तो आप काफ़ी हद तक एक अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उन यार टायर से। एक बात मुझे आई यहाँ पे आपके 4x2 से भाई, मतलब 32-33 लाख रुपए देने के बाद भी 4x4 नहीं है नहीं, ये 4x4 नहीं है यार। और महिंद्रा इसको ये सुधारो प्रॉपर भाई से तो यार। एसयूवी करके इन्होंने इसको भाई मार्केट किया है। भाई सीखो टाटा से, सियारा में उन्होंने 15-17 लाख रुपए के अंदर आपको भाई 4x4 आई थिंक 20 के आसपास जाएगा वाला हाँ, वेरिएंट वो वाला 4 क्वाड व्हील ड्राइव वाला वो इतने का ही है। 19-20 में जाएगा लगभग, तो यार उसमें दे दिया उन्होंने QWD, यार इसमें तो एटलीस्ट हो सकता था। अच्छा दूसरा और क्या लगा आपको इसके अलावा? इसमें बाकी ये है कि रेंज मोड में आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते, क्योंकि आप अगर हाईवेज पे होंगे और लगभग 80 to 100 की आपकी स्पीड होगी, और उसमें आप कोई भी एक जर्क महसूस होगा गाड़ी में, तो पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो उनको ज़्यादा ही अपलिफ्ट फील होता है इस गाड़ी में बैठ करके। सबसे बड़ी बात भाई अंदर आओ, सबसे बड़ी बात आपको अंदर आके दिखाता हूँ मैं, इधर आ जाओ। ये देखो भाई, यार कहने को तो ये बेसिकली 7 सीटर है, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाते हैं प्रोबेबली, और 2 यहाँ आ जाते हैं, लेकिन ये सच में भाई ये सच में 7 सीटर है। आजकल की सब कंपनीज का वैसे भी वही हो गया है कि 7 सीटर बोल करके बस आप पीछे 2 चाइल्ड्स को बैठा लीजिए, और उसके अलावा 7 सीटर खाली मार्केट किया गया। अगर आप कंफर्टेबली देखें तो इसमें खाली 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। 6 लोग इसलिए क्योंकि एक आदमी पीछे बैठ सकता है कंफर्टेबली पैर ऊपर करके। बट यार उसके फिर वो सर अड़ेगा ना, हाँ, अगर थोड़ा सा आदमी की तो बात करें एडजस्ट करके अगर वो बैठ सकता है तो बैठ जाए। मोर देन 200 किलोमीटर उसको बहुत दिक्कत आएगी। बट हाँ, अगर 4 लोग हैं 5 लोग हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। तो बस 4 लोगों के या 5 लोगों के हिसाब से जो एक फैमिली कार होती है, बस उसी हिसाब से है ये। अभी जब मैंने आपका ये वाला बूट खोलना, इधर आओ भाई, ये देखो जब मैंने आपका ये वाला बूट खोलना भाई, ओपन करना इसे भाई। ये बताओ यार आप इसे हाथ से क्यों खोल रहे हो? यहाँ पे बटन देना भूल गया है महिंद्रा। अच्छा। 32 लाख की गाड़ी ली है, इसमें XEV9 में और B6 में भी आता है ये ऑटोमेटिक टेल गेट, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों देना वो भूल गए हैं इसको। और मतलब अब तो कंपनीज छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं कि वो जेस्चर से खुल रहा है, या इवन बटन भी वही मैं कह रहा कि यार वो ऐसे करते हैं, हाँ, ओपन हो जाता है जेस्चर कंट्रोल, या फिर भाई और कुछ तो बटन दबाया और वो खुद ही ऊपर चला जाएगा। मतलब 15-17 लाख की गाड़ियों में अब ये वो फीचर आ रहे हैं। एक ओनरशिप रिव्यू घटाती है कि आप ये देखिए मुझे ऐसे करके इस गाड़ी को बंद करना। ये बताओ मतलब 2026 में भी इंसान 32 लाख रुपए खर्च करके इसको गेट को ऐसे पटकेगा तो क्या सेंस बच जाता है यार। महिंद्रा थोड़ा सा भाई पर्सनली फीडबैक है ओनरशिप, आप थोड़ा सुधारो यार चीज़ों को वक्त रहते, वरना फिर आदमी वही है कि भाई 15-17 क्यों वो दुगने पे जा रहा है ना। मतलब जब अच्छे फीचर आपको आधे रेंज में मिल रहा है, आधी प्राइस मिल रहा है, तो आदमी क्यों 32-33 जाएगा। तो थोड़ा सा ये हो जाता है। बाकी भाई ओवरऑल रिव्यू भाई ओवरऑल बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बस थोड़े से इसमें कौन सा हमें यही नज़र आए गाड़ी के अंदर की और हो जाते तो और अच्छी हो सकती थी। और भाई ये देखो दिस इज़ द विजिबिलिटी, मतलब जो हेडलाइट है उसका देखो थ्रो कितना हो जाता है। मतलब सीरियसली एक हेडलाइट जैसा इसके DRL का भी, ये प्रॉपर DRL आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में, पूरी कनेक्टेड लाइट के साथ में आता है। और जैसे महिंद्रा आजकल दे रहा है ना अपनी, खैर 3X में भी इस तरह के दे रहा होगा, ऐसे करके चलते हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखो, और ये हो जाता है भाई यहाँ पे, इसमें आपको मिल जाता है ये हेडलैम्प हो जाता है। ये भाई इसमें आपको ये भी हेडलैम्प मिलता है, थोड़ा आइस स्टाइल में, फॉग लैम्प वाले काम करते हैं बेसिकली ये। और ये पूरी DRL आपको बड़ी सी देखने को मिल जाती है। और ये हो जाता है फ्रंट में कुछ इस तरह का वही EV वाली ग्रिल जो बेसिकली मिलती है। तो दिस इज़ द ओवरऑल लुक हो जाता है। और यहीं पर आपको मिल जाता है भाई इसका 540 डिग्री का कैमरा फ्रंट में। इस ग्रिल की तरफ दूसरा कैमरा देखो यहाँ पे प्लेस किया गया है, यानी कि उधर हो जाता है, वहाँ हो जाता है। और फ्रंट की बात करें तो भाई फ्रंट में आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है, सॉरी यहाँ पे हो जाता है इसका फ्रंट कैमरा। तो भाई ये हो जाता है ओवरऑल लेकिन महिंद्रा 9X का ओनरशिप रिव्यू। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप भी चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू, तो भाई आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सका उतने जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और भाई खासकर ये वाली वीडियो उनको जरूर भेज देना जो हाल ही में प्लान कर रहे हैं
32-33 लाख रुपए के अंदर एक गाड़ी, एक ऐसी एक्सयूवी महिंद्रा की या फिर XUV 9S प्लान कर रहे हैं, ताकि वो भी अवेयर हो जाए चीज़ों से कि भाई लेना सच में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और भाई मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।